हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ झारखंड में आपदा प्रबंधन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो झारखंड पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में यहाँ से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो पूछे जाएंगे, लेकिन ये मुख्य परीक्षा का भी भाग है और यही कारण है कि आपदा प्रबंधन की जो क्लास है उसको मैं डिटेल में ले रही हूँ। 2 क्लासेस मैंने पहले ले रखे हैं और ये मेरा तीसरा क्लास है आपदा प्रबंधन पे। इस 2 क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है कि झारखंड में कौन कौन सी आपदाएं जो है वो आती हैं, जिसमें मैंने आपको सूखा के बारे में पढ़ाया, बाढ़ के बारे में पढ़ाया, वज्रपात, हाथियों का प्रकोप, भूकंप, चक्रवात, इन सभी के बारे में, और फिर जंगल में आग, इस सभी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। आज की क्लास में आप जानेंगे रासायनिक दुर्घटना के बारे में, साथ में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। रासायनिक दुर्घटना में के बारे में डिटेल में पढ़ाने का मकसद मेरा ये भी है कि झारखंड का एक जिला है हजारीबाग। हजारीबाग जिले में कुछ दिन पहले एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसमें जान माल की क्षति हुई और पर्यावरण का भी नुकसान हुआ और वहाँ पे कई पक्षियाँ जो है वो मरने लगे। हुआ ये कि हजारीबाग में एक आइस फैक्ट्री है। उस आइस फैक्ट्री में अचानक से अमोनिया गैस का रिसाव होना शुरू हो गया। इस अमोनिया गैस के रिसाव के चपेट में वहाँ के आसपास के लोग आए, जिसमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई और कई पक्षियाँ जो हैं वो मर के गिरने लगे। उनकी आंखों में वो गैस चला जाता और वो मर के गिरने लगते। तो ये दुर्घटना घटी है अभी कुछ ही दिन पहले, जिस कारण से मैंने सोचा कि अब जो भी मैं आपको दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ाऊंगी उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। इसी में हम लोग मैं प्रयास करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में भी पढ़ाऊं। अभी हम लोग रासायनिक दुर्घटना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे रासायनिक दुर्घटना होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे इसकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है, फिर हम लोग जानेंगे किस तरीके से इसका बचाव किया जा सकता है, कैसे जागरूकता फैला करके लोगों को जानकारी दे करके इससे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है या फिर क्षति हो ही ना ऐसा उपाय किया जा सकता है। तो रासायनिक दुर्घटना होता क्या है, चलिए हम लोग इसको जानते हैं। किसी एक या अधिक संकट पैदा करने वाले पदार्थों के अवांछित रूप से निकलने को रासायनिक दुर्घटना कहते हैं। अगर कहीं से कुछ ऐसे अवांछित पदार्थ निकल रहे हैं जो एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, और जिससे वहाँ का जो पर्यावरण है या वहाँ के लोग हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ का जल जो है वो दूषित हो रहा है, वहाँ का भोजन, वहाँ की फसल, वहाँ का जो भी विविधता है, जैव विविधता है, पक्षी है, प्लांट्स हैं, वो सभी उससे प्रभावित हो रहे हैं उस रासायनिक संकट से, तो फिर उसको रासायनिक दुर्घटना कहेंगे। इससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की क्षति हो सकती है। रसायनों में आग लग सकती है। अगर कहीं से रसायन का रिसाव हो रहा है तो उसमें आग भी लग सकती है। रसायनों में रसायन विस्फोट भी हो सकता है। अगर इसका भी एग्जाम्पल है, मुरी में एक दुर्घटना घटी है जहाँ पर एक जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो मड था कई वर्षों से एक जगह इकट्ठा हो रहा था, अचानक से उसमें विस्फोट हुआ और वो धंस गया। वहाँ आसपास में बहुत सारे, मतलब ये एक दुर्घटना एक का रूप ले लिया, बड़ा दुर्घटना का रूप ले लिया, और वहाँ पे जितने भी खेत थे आसपास के उनकी उर्वरा शक्ति जो है वो ख़त्म हो गई। खेत जो है वो प्रभावित हो गए और अनुपजाऊ हो गए वहाँ के खेत। अब वो मतलब उसमें फसल नहीं बोया जा सकता है। तो ये घटना घटी है अभी झारखंड के मुरी में, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम लोग जाने कि रसायनों में आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है, विषाक्त पदार्थ हवा या जल में मिश्रित हो सकते हैं, जिससे लोग बीमारी, चोट, मृत्यु के भी शिकार हो सकते हैं। रासायनिक आपात स्थिति उस समय में उपस्थित होती है जब किसी दुर्घटना अथवा आक्रमण के दौरान जहरीले रसायन हवा में छोड़ दिए जाएं, भोजन में मिल जाएं अथवा पानी में छोड़ दिए जाएं। तो उस मतलब अगर वो रासायनिक आपात की स्थिति तब बन जाएगी जब क्या होता है कि कोई दुर्घटना घट जाए, कोई बड़ा घटना ऐसा घट जाए कि या फिर आक्रमण हो जाए, कोई दूसरा देश जो है वो अगर आक्रमण कर देता है जिसमें वो ऐसे हथियार का प्रयोग करता है, जिसमें रासायनिक हथियारों का प्रयोग करता है, जिसका विस्फोट करके वहाँ के लोग, वहाँ के पर्यावरण में वहाँ के जल दूषित हो सकते हैं, वहाँ का पर्यावरण दूषित हो सकता है, जिस कारण से जान माल की क्षति हो सकती है। तो ये आपदा का रूप ले लेता है। ये रसायन गैस, द्रव्य अथवा ठोस के रूप में हो सकते हैं।
ये रसायन उस स्थिति में लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जब सांस के साथ शरीर में वो चले जाएं, त्वचा के माध्यम से उसको सोख लिए जाएं, अथवा त्वचा या फिर उसको निगल लिया जाए, त्वचा के माध्यम से सोख लिया जाए या फिर उसको निगल लिया जाए। तो ऐसी स्थिति जो होगी वो जानलेवा साबित हो सकती है। रासायनिक आपात स्थिति की पहचान कैसे की जाएगी कि हाँ ये रासायनिक स्थिति है, रासायनिक आपात की स्थिति आ गई है। रासायनिक आपात स्थिति की निम्नलिखित लक्षणों के माध्यम से पहचान करें। सबसे पहले क्या लक्षण है? आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा, सांसें छोटी होने लगेंगी अथवा रूंधने लगेंगी, रुकने लगेंगी, हिलने डुलने अथवा चलने में समस्याएं आने लगेंगी, विचारों में असमंजस्य होना शुरू हो जाएगा, फड़कन के साथ संचलन होना लगेगा और त्वचा में जलन होना शुरू हो जाएगी। तो ये लक्षण है रासायनिक दुर्घटना का, ये लक्षण है। इसमें क्या और भी होता है, जैसे कि पक्षियाँ, मछलियाँ अथवा छोटे जानवरों का अधिक बीमार होना अथवा मरना भी रासायनिक आपात स्थिति का संकेत हो सकता है। अचानक से ऐसा होगा कि पक्षियाँ मरने लगेंगे, वहाँ की मछलियाँ या फिर जो छोटे जानवर हैं वो या तो बीमार होने लगेंगे, नहीं तो वो मरने लगेंगे। तो ये रासायनिक स्थिति का ये संकेतक है। ये इसमें क्या करना होगा कि किसी रासायनिक आपात स्थिति के दौरान करना क्या चाहिए, तो टेलीविज़न, रेडियो अथवा इंटरनेट पर रिपोर्ट ज़रूर देखते रहें और सुनते रहें। स्थानीय अथवा राज्य प्रशासन के अधिकारी जो होंगे वो आपको जानकारी देंगे कि किन किन लक्षणों को देखना है और फिर साथ में किस तरीके से बचाव किया जाएगा उसके बारे में दिया जा रहा है कि आप रिपोर्ट देखते रहे हमेशा टेलीविज़न और रेडियो पे। फिर जो अधिकारी बोलते हैं कि ये लक्षण होगा, तो अगर वो लक्षण होता है तो आप जल्द ही चिकित्सक से संपर्क करें, हॉस्पिटल जाएं। यदि आपसे अधिकारियों के द्वारा घर में रहने के लिए कहा जाता है, अगर ये सूचित किया जाता है आपको कि आपको घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकालना है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि सभी भट्टियों को, चूल्हों को, एयर कंडीशनर तथा जो पंखे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। रोशनदान, अगर घर में वेंटिलेटर है तो उसको बंद कर दीजिए। सभी दरवाजे एवं खिड़कियां बंद करके और उसमें ताले लगा दीजिए। सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दीजिए ताकि गैस या जो आपदा हुई है बाहर वो अंदर ना आ सके और वहाँ आपके घर के वातावरण में वो घुल के आपको प्रभावित ना करे। यदि आप बीमारी का अनुभव करते हैं, अगर ऐसा फील होता है कि हाँ आंखों में जलन होने लगा, त्वचा में जलन होने लगा, आंखों से पानी आने लगी, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके विचारों में शून्यता आ रही है, तो फिर आप जल्द से जल्द ही आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। यदि आप बीमारी का अनुभव करते हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें अथवा अस्पताल जाएं। यदि आप कोई रसायन निकलता देखते हैं तो तुरंत उस स्थान को छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि वहाँ से कोई रसायन का रिसाव हो रहा है तो वो जगह को आप छोड़ देना चाहिए जल्द से जल्द। किसी कपड़े से अपने नाक और मुंह को इस प्रकार से ढक लें जिससे हवा छनकर आए परंतु सांस आती रहे। नाक और मुंह को इस तरीके से ढक लें कि अगर कोई आप सांस लेते हैं तो जो हवा जाती है आपके नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से तो वो छनकर आए। कोई सुरक्षित स्थान खोज लें। पुलिस को रासायनिक आपात स्थिति की जानकारी ज़रूर दें कि हाँ यहाँ ये दुर्घटना घटी है। झारखंड में हुई दुर्घटना, झारखंड में एक दुर्घटना घटी अभी जिसका मैंने वर्णन किया था अभी कुछ देर पहले कि हज़ारीबाग में एक दुर्घटना घटी है वहाँ के आइस फैक्ट्री में। उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। देखिए, हज़ारीबाग की आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव ये हुआ है 12 मार्च 2020 को। हज़ारीबाग में 50 वर्षों से संचालित एक आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। गैस रिसने से वहाँ के जो मोहल्ले के दर्जनों लोग जो थे वो इसके चपेट में आ गए, जिसमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई। दुर्घटना का कारण क्या बताया गया कि फैक्ट्री के संचालकों ने अधिक कूलिंग के लिए, बहुत ज़्यादा ठंडा करने के लिए 255 सेक्शन प्रेशर में मशीन को चला दिया था, जिससे मशीन और रिसीवर जो था वो गर्म हो गया। इसका साइड इफ़ेक्ट यह हुआ कि रिसीवर पाइप तथा उस पर लगा बल्ब जो था, रिसीवर पाइप पे एक बल्ब लगा हुआ था, वो बल्ब जो था वो फट गया और अमोनिया गैस का रिसाव वहाँ से शुरू हो गया। इससे लोगों का दम घुटने लगा, वहाँ के जो लोग थे आसपास के उनका दम घुटना शुरू हो गया। पक्षियों पर इसका प्रभाव यह हुआ कि उनकी आँखों पर इसका प्रभाव पड़ा पक्षियों पर, जिस कारण से वे ज़मीन पर गिरकर मरने लगे। ये स्थिति काफ़ी भयावह हो गई थी वहाँ पे हज़ारीबाग में।
देखिए, जिला प्रशासन ने क्या किया और जिला प्रशासन ने कौन से कदम उठाए। तो जिला प्रशासन ने गैस पीड़ितों के इलाज के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 6 लाख रुपए का आवंटन किया है। देखिए, किससे कि राज्य आपदा मोचन निधि से 6 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया और फैक्ट्री के संचालक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अधिक जांच में ये पता चला है कि फैक्ट्री का मेंटेनेंस शून्य था और घनी आबादी के बीच फैक्ट्री का संचालन नॉर्म्स के खिलाफ था। कि मैं आपको औद्योगिक नीति में पढ़ाऊंगी आपको कि किस जगह पे उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। तो जो नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं उस नॉर्म्स के खिलाफ था ये जो आइस फैक्ट्री वहाँ लगाया गया था। पावर कट के बीच हाई प्रेशर मशीन का संचालन होने से पाइप जो था वो फट गया और वहाँ पर गैस का रिसाव होना शुरू हो गया। तो ये थी कुछ हजारीबाग में जो दुर्घटना घटी उसके बारे में। मुरी में जो दुर्घटना घटी है इसको मैं कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगी और साथ में कोशिश करूंगी कोरोना वायरस पे भी डिस्कशन करने का। अब हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आपदा प्रबंधन के लिए कार्य करती है और झारखंड से संबंधित है। देखिए, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना हम लोग जानेंगे सबसे पहले। झारखंड राज्य आपदा विभाग जो है उसका गठन कब हुआ था, तो अक्टूबर 2004 में। यहाँ से प्रश्न बन सकता है झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष हुआ, ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसका गठन हुआ अक्टूबर 2004 में। इसका कार्य क्या है, झारखंड राज्य आपदा विभाग का कार्य क्या है, तो आपदा ग्रसित व्यक्तियों को तुरंत राहत प्रदान करना, ये इसका प्राथमिक कार्य है। क्या कार्य है, तो जो आपदा ग्रसित व्यक्ति हैं उनको तुरंत राहत प्रदान करना। एक कोष है राज्य आपदा रिस्पांस कोष, इसके बारे में भी हम लोग जाने इसका क्या कार्य है। तो आपदा ग्रसित व्यक्तियों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए, राहत कार्य के लिए धन की व्यवस्था राज्य आपदा रिस्पांस कोष के द्वारा ही की जाती है। राज्य आपदा रिस्पांस कोष में धन संग्रह में 75% जो हिस्सेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है और 25% हिस्सेदारी जो होती है वो राज्य सरकार की होती है। तो किसमें, राज्य आपदा रिस्पांस कोष में। फिर हम लोग जानेंगे झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में JSDMA के नाम से जाना जाता है, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना हुई है 28 मई 2010 को। इसका गठन कब हुआ, किस तरीके से हुआ, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि धारा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किस धारा के अंतर्गत हुआ, और ये प्रश्न पूछा भी गया था JPSC में धारा से संबंधित। तो धारा आप जरूर याद रखेंगे, जहां जहां मैं धारा के बारे में बता रही हूँ ईयर के साथ साथ आप धारा भी जरूर याद रखेंगे। इसका गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14A के आधार पर 28 मई 2010 को किया गया था और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है, यानी कि JSDMA का क्या उद्देश्य है, तो विभिन्न भिन्न स्तर पर आपदा नियंत्रण के लिए योजना और रणनीति का निर्माण करना, आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्य एवं सामान्य जीवन बहाली के लिए प्रोजेक्ट को तैयार करना। JSDMA को निम्न कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। कौन कौन से कार्यक्रम हैं, देखिए, बहु आपदा रिस्पांस योजना विकसित करना, आपदा की स्थिति में भी कार्य करने वाला सूचना संपर्क नेटवर्क का विकास करना, ऐसा नेटवर्क का विकास करना जो आपदा के समय भी सूचना देती रहे या संपर्क स्थापित रहे उस क्षेत्र से जहां पर वो आपदा हो जाती है। तो इस तरीके का नेटवर्क का विकास करना JSDMA का काम है, जो राज्य, जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सूचनाओं को एकत्रित कर सके, विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं को एकत्रित कर सके, चाहे वो ग्राम स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो। इस तरीके का नेटवर्क वो बनाएगा जिस कारण से सूचना जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे कि आपदा के समय भी। ढांचागत क्षमता का विकास करना, क्योंकि कई बार ऐसी आपदाएं आती हैं कि वैसे जगह वैसे समय पे वहाँ से संपर्क छूट जाता है जिस जगह पे आपदा आई रहती है, जिस कारण से बचाव के कार्य करना मुश्किल हो जाता है, लोगों को जागरूक करना या फिर उनको विस्थापित करना मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से समस्या और भी ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है।
तो ये JSDMA का काम है कि एक नेटवर्क को इस तरीके से स्थापित कर देना कि सूचना वो आपदा के समय भी मिलता रहे। ढांचागत क्षमता का विकास करना, समुदाय एवं समुदाय आधारित संगठन का निर्माण करना जो आपात स्थिति में सहयोग करता रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना ताकि समय समय पर लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी हैं या फिर वहाँ के उससे संबंधित जो भी कर्मचारी हैं या जो लोग जुड़े हुए हैं उससे, और या फिर जो आम नागरिक है उनको भी अवेयर करते रहना, उनको भी प्रशिक्षित करते रहना। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना, जो स्वयंसेवी संगठन है उनके बीच में भी समन्वय को स्थापित करना JSDMA का काम है। JSDMA के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं वो जानेंगे। JSDMA राज्य में आने वाली सभी प्रकार की आपदाएं जैसे कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, रासायनिक दुर्घटना, खनन दुर्घटना आदि से निपटने के लिए तैयारी की योजनाओं का निर्माण करता है। किस तरीके से अगर इस तरीके का दुर्घटना हो जाए तो उससे किस तरीके से निपटा जा सकता है, तो उसके लिए एक योजना का निर्माण करता है JSDMA। JSDMA की एक प्रमुख भूमिका विभिन्न विभागों तथा धन जुटाने वाले विभिन्न संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना भी, जैसे कि विभिन्न विभागों के साथ या धन जुटाने वाले विभिन्न संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना या उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना JSDMA का एक प्रमुख कार्य है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, जिसको शॉर्ट में SKIPA के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, ये किस तरीके का संस्थान है, चलिए हम लोग इसको जानेंगे। झारखंड राज्य में 2007 ईस्वी में आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची से किया जा रहा है। इसका कार्य ये है कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। आपदा से संबंधित अलग अलग जो पहलू हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का कार्य श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा किया जाता है। और ये इसका जो हेड क्वार्टर या फिर जो इसका परिचालन जो है वो रांची से होता है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस TNA, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या चीज़ है जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। तो आपदा प्रबंधन विभाग के लिए ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कार्यक्रम के तहत रांची और धनबाद में इसको चलाया गया है। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम भी चलाए गए हैं आपदा प्रबंधन के लिए। 2015 ईस्वी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। तो क्या था ये इस कार्यक्रम का खास बात, तो विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चे को प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा मॉक ड्रिल करा करके विभिन्न तरह की आपदाओं से बचाव के उपाय बताए गए। ग्रामीण शहरी परिवेश में रह रहे बच्चों को आपदाओं से बचाव के लिए तैयार करने को लेकर के उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। उनको ये प्रशिक्षण दिया गया कि अगर कोई आपदा आ जाता है तो किस तरीके से उनको बचाव करना है, या फिर बच्चों को सांप काटने, भूकंप आने, आग लगने, बाढ़ या जल स्राव होने, बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से संबंधित विभिन्न तरह की अगर कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आने पर बचाव के लिए प्रशिक्षण उनको दिया गया है बच्चों को, जिससे वे अपनी सुरक्षा के साथ साथ स्कूल व घर गांव में आसपास के लोगों का वो सुरक्षा कर सकें। तो ये जो कार्यक्रम चलाया गया विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 2015 में आपदा, और बार बार ये जो प्रशिक्षण है वो चलाया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वहाँ पर जो विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको अवेयर करना आपदाओं से संबंधित, अगर आपदा आ जाता है तो किस तरीके से वो बचाव कर सकते हैं, भूकंप के लिए किस तरीके से बचाव करना चाहिए, अगर कोई आग लग गया या शॉर्ट सर्किट हो गई या बाढ़ आ गया या फिर कोई प्राकृतिक आपदा या कृत्रिम आपदा, जिस तरह की आपदा हो, तो हर एक तरीके से आप किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं अपना, और या फिर अपने समाज आसपास के लोगों का भी किस तरीके से सुरक्षित उनको कर सकते हैं, इसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसको शॉर्ट में JSAC के नाम से जाना जाता है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं वैसे सारे संस्थानों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है।
JSAC यानी कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। क्या है ये, किस तरीके क्या कार्य है इसका? तो झारखंड सरकार की विशेषीकृत एजेंसी है ये, जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दूर संवेदन कार्टोग्राफी, अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं ये उपलब्ध कराती है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि झारखंड सरकार की वो विशेषीकृत एजेंसी कौन सी है जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दूर संवेदन कार्टोग्राफी, अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है वो उपलब्ध कराती हैं। तो वो कौन सी एजेंसी है? तो वो है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। यहाँ से प्रश्न इस तरीके से बन सकते हैं। अब जानेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज सह डेमोनेस्ट्रेशन सेंटर यानी कि सृजन। अब सृजन के बारे में हम लोग जानेंगे कि राज्य में आपदाओं की जानकारी और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज सह डेमोनेस्ट्रेशन सेंटर यानी कि सृजन विभाग विकसित किया जा रहा है। एक सृजन विभाग विकसित किया जा रहा है जो कार्य क्या करेगा? तो राज्य में आपदाओं की जानकारी और उनसे उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उनके प्रभाव को किस तरीके से कम किया जा सके, इस पे ये वर्क करेगा सृजन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज सह डेमोनेस्ट्रेशन सेंटर। इसके लिए राज्य के प्रमुख शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान कार्य कर रहे हैं। जो झारखंड राज्य के कुछ ऐसे शैक्षणिक और टेक्निकल जो संस्थान हैं वो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से संस्थान को कौन कौन से कार्य मिले हैं इस संदर्भ में कि वो राज्य की आपदाओं की जानकारी से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे, उनकी समस्या या उनके प्रभाव को कम करने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है उस पर वो वर्क करेंगे। जैसे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये सूखा के लिए कार्य कर रहे हैं। ISM धनबाद ये खनन आपदा के लिए वर्क कर रहे हैं। BIT मेसरा रांची ये भूकंप सुरक्षा के लिए इनका वर्क है। और JSAC रांची ये बाढ़, जंगलों में आग तथा सूखा के लिए वर्क कर रहे हैं। उपयुक्त संस्थानों का आपदाओं के न्यूनीकरण के कार्य, ये जो संस्थान हैं आपदाओं के न्यूनीकरण से संबंधित इनके कौन कौन से कार्य हैं अब हम लोग इसको जानेंगे। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना, राज्य एवं जिला प्रबंधन योजना का विकास एवं कुशल प्रशिक्षक तैयार करना। जो उच्च जोखिम वाला जो क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको बताया कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र है या चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है या सूखा प्रभावित क्षेत्र है या कौन से क्षेत्र में हाथियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, खनन दुर्घटना किस जगह पे ज़्यादा होती है, तो इन सभी क्षेत्रों का पहचान करना एवं राज्य एवं जिला प्रबंधन योजना का विकास करना एवं कुशल प्रशिक्षक तैयार करना। ये जो जितनी भी संस्थान का नाम मैंने लिया है जो टेक्नोलॉजी वाला संस्थान है, जैसे जिसमें BIT मेसरा, ISM धनबाद ये सभी आते हैं, तो इन संस्थानों का ये कार्य है। आकस्मिक रिस्पांस प्रणाली यानी कि IRS क्या है? आकस्मिक रिस्पांस प्रणाली। तो ये आकस्मिक रिस्पांस प्रणाली बिना किसी रुकावट के सुविधा, उपकरण, मानव शक्ति, संचार व्यवस्था के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। ये जो आकस्मिक रिस्पांस प्रणाली है वो बिना किसी रुकावट के, अचानक से अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें कोई रुकावट नहीं आए, उसके लिए सुविधा, उपकरण और मानव शक्ति और संचार व्यवस्था के बीच में एक समन्वय को स्थापित करती है ताकि जो सुविधा दी, जैसे कि अगर कोई आपदा आ गई और उस समय में कोई बचाव के कार्य चल रहे हैं तो उसमें कोई रुकावट ना आए, और इस रुकावट में समन्वय को स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि रुकावट आए ही ना और बचाव के कार्य जो है वो तीव्र गति से चलें, क्षति जो है वो कम से कम हो। तो इसके लिए कार्य कौन करता है? तो आकस्मिक रिस्पांस प्रणाली IRS। तो आज की क्लास में आपने जाना रासायनिक जो दुर्घटना हुई उसके बारे में, और फिर मैंने बताया आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आपदा प्रबंधन के लिए कार्य करती हैं। फिर कल के क्लास में हम लोग जानेंगे मुरी में जो दुर्घटना हुई उसको, और साथ में हम लोग कोरोना वायरस के बारे में भी, जो जैविक दुर्घटना है या फिर कुछ इस तरीके की दुर्घटना जो आपात की स्थिति ला देती है, तो उससे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, कैसे अवेयरनेस फैलाया जा सकता है या खुद ही भी अवेयर हुआ जा सकता है, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।